हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर सेशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो ग्लाइकोलिसिस का होने वाला है। मेरा सबसे पहला लेक्चर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वो लेक्चर सेशन देखने के बाद ही आप आने वाले लेक्चर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो प्लीज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला लेक्चर आप देखिए, उसके बाद आप ग्लाइकोलिसिस में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस में किन किन बातों को डिस्कस किया था। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा पाथवे है जो कि सेलुलर लेवल में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मदद करता है ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसका ब्रेकडाउन जब होता है तो उसका मेन एम रहता है एनर्जी जनरेट करना, है ना। जो लोकेशन है वो है साइटोप्लाज्म। तो ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है? साइटोप्लाज्म में चलती है। ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट हैं। ओके, ग्लाइकोलिसिस के 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो उसका प्रोडक्ट है, यानी कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंटेनिंग होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो दो पाइरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। ईच पाइरुवेट 3 कार्बन का है। ओके, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस क्यों हो रहा है? एटीपी जनरेशन के लिए ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ठीक है ना। और ये सारी बातें हैं। इसमें मैंने एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी डिस्कस किया है। ओके, अब अगर हम बात करें कि पाइरुवेट जो है वो बन गया, आगे जाके पाइरुवेट का क्या होने वाला है? आगे जाके पाइरुवेट क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करेगा। ओके, क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट साइकिल है। नेक्स्ट लेक्चर सेशन में हम क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम फुल्ली फोकस्ड होते हैं ग्लाइकोलिसिस पे। तो चलिए मेन पाथवे देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे आपको ग्लाइकोलिसिस की मेन पाथवे अभी नज़र आ रही है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप की बात कर रही हूँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, वहाँ पे एक एंजाइम काम कर रहा है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। मैं रेड से क्यों मार्क कर रही हूँ? इम्पॉर्टेंट है और हाईलाइट होना चाहिए। यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज हो गया, एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया। एटीपी एनर्जी है। ओके, एक एटीपी यूज़ हो गया, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये भी बात मैं आपको बता दूं कि ग्लाइकोलिसिस में 2 फेजेस होते हैं। एनर्जी इन्वेस्टमेंट एक फेज़ होता है और पे ऑफ एक फेज़ होता है, ठीक है। अभी हम इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ देख रहे हैं। पे ऑफ फेज़ मतलब जो हमने भरा है, जो इन्वेस्ट किया है वो वापस मिलना। इन्वेस्टमेंट मतलब आपको पता है, ठीक है, देते हैं हम, इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेल एनर्जी को इन्वेस्ट कर रही है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो बन गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप जो इम्पॉर्टेंट है, मैं इम्पॉर्टेंट स्टेप बताने वाली हूँ, मैं एक स्किप करने वाली हूँ स्टेप को। अब हम डायरेक्टली थर्ड स्टेप में जाएंगे, जहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ऑलरेडी बन चुका है और उसका कन्वर्जन अभी होने वाला है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ओके, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है अवेलेबल? फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1। स्क्रीन पे देखिए, उसका फुल फॉर्म है, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ये थर्ड वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। हेक्सोकाइनेज एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट जो है अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आगे जाकर 2 पाथवे रन करेगा। ओके, एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। हमें यहाँ पे किससे मतलब है फ़िलहाल? G3P, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। अब मैं जंप कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे G3P यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है, बिस फॉस्फोग्लिसरेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का है, ये बताना है इम्पॉर्टेंट, और DHAP 3 कार्बन का। ये कैसे हुआ? फ्रुक्टोज 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। 6 कार्बन का जो भी कंपाउंड है वो 3 कार्बन में डिवाइड हो गए ना, 2 बन गए। ओके, तो ये यहाँ पे
3 कार्बन का है, ये भी यहाँ पे 3 कार्बन का है। तो फाइनली G3P जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मेंशन किया है स्क्रीन पर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंजाइम कौन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। देख लीजिए स्पेलिंग उसका स्क्रीन में देख लीजिए। ओके, सो ये है इम्पॉर्टेंट एंजाइम। यहाँ क्या हुआ है, 2 NAD आए हैं जिनको कन्वर्ट किया गया है 2 NADH। ये बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ा गेन है इस प्रोसेस में, ठीक है। अभी ये यहाँ पे 2 NAD जो है वो 2 NADH में कन्वर्ट हो गया, बन गया हमारा एनर्जी पोटेंशियल। ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो तैयार हो गया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस में, वो हम डायरेक्टली जंप करने वाले हैं ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप में, जहां आप देख सकते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पाइरूवेट में, ठीक है। सो फाइनली पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ 2 कार्बन की बात आ चुकी है, ओके, 2 कार्बन की बात आ चुकी है, बीच में कार्बन लॉस हो गया, ओके। सो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो है पाइरूवेट काइनेज एंजाइम। लास्ट स्टेप आप देख सकते हैं 10th नंबर का, ये है 10th नंबर का एंजाइम है पाइरूवेट काइनेज। स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहा है, दिख रहा है, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, 2 ADP जो है वो कन्वर्ट किस में हुआ, 2 ATP में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चला। पर हमारा मेन एम क्या है, कौन से एंजाइम्स को मैंने हाईलाइट किया। सबसे पहला हेक्सोकाइनेज, दूसरा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तीसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, चौथा पाइरूवेट काइनेज। 4 एंजाइम्स के बारे में मैंने आपसे बात की है, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर इनका रेगुलेटरी रोल है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के एंजाइम्स को आपको इग्नोर कर देना है, बाकी के एंजाइम्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। पूरा फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए, पर उसमें से जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं वो ये हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये समझ में आ गया तो बाकी की चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की। अब बात करते हैं कि ये एंजाइम इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, बोल रही थी मैं। सबसे पहले बात करते हैं हेक्सोकाइनेज की। अब नाम में हेक्सो है, हेक्सा मतलब होता है 6, काइनेज का मतलब हमेशा होता है ऐसा एंजाइम जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करे। कैसा एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो फॉस्फेट ग्रुप को कहीं पे ऐड करे। तो आप पहले स्टेप में देखिए, जहाँ मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे, यानी कि ग्लूकोज के 6 पोजीशन में फॉस्फेट जोड़ा गया है, किसके प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में। हेक्सोकाइनेज 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा है, किसके, ग्लूकोज के, इसलिए प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप भी आप देख सकते हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, उससे पहले एक एंजाइम था जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज नाम के एक एंजाइम ने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज किया है, ओके। अब बात करते हैं हाँ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। वहाँ पे कौन सा एंजाइम था, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, नोट डाउन करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर का एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, यानी कि इसने फ्रुक्टोज के ऊपर एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है, तब जाके फाइनली अब फ्रुक्टोज क्या हो गया है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया है। पहले फ्रुक्टोज क्या था, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, अब 1,6 बिस फॉस्फेट हो चुका है, ठीक है। आगे फिर हमने देखे बाइफर्केशन है, जहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP बन रहा है। DHAP और भी प्रोसेसेस में यूज़ हो सकता है या इधर भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है, पर हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड के पाथवे को आगे ले जाकर देखा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ, वो एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ऐसा नाम का एंजाइम है, ठीक है। फोर्थ एंजाइम कौन सा देखा हमने, पाइरूवेट काइनेज। वो क्या कर रहा था, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट को पाइरूवेट में कन्वर्ट कर रहा था, है ना।
पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को यहाँ पे पायरुवेट में कन्वर्ट, तो काइनेज है, कहीं ना कहीं फॉस्फेट ऐड ज़रूर हुआ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, कहीं ना कहीं फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, इसलिए वहाँ एंजाइम है पायरुवेट काइनेज। और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई है, ATP बना है, 2 ATP बना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंजाइम मेंशन कर लेती हूँ, पायरुवेट काइनेज। ओके, पहले हेक्सोकाइनेज में क्या हुआ, एक ATP यूटिलाइज हुआ, ADP में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इसकी बात कर रही हूँ। सेकेंड फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला जो एरिया है, थर्ड हम कह सकते हैं, हाँ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला वहाँ रह गया मेंशन करना, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक ATP, 2 ATP दी जाती है ना टोटल, सो एक ATP फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के यहाँ पे, मतलब एक ATP यहाँ पे भी यूटिलाइज होके ADP में कन्वर्ट हो गया है। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वहाँ क्या हुआ, 2 NAD आया और कन्वर्जन किस में हुआ, 2 NADH में कन्वर्जन हो गया, यानी कि यहाँ पे गेन हुआ है, यहाँ से पे ऑफ सिस्टम शुरू हो गया, ठीक है, पे ऑफ फेज यहाँ से शुरू हो गया, गेन हुआ है ना, 2 NADH, H जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, प्रोटॉन है, ठीक है, एनर्जी का गेन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है पायरुवेट, पायरुवेट वाले स्टेप में, पायरुवेट काइनेज वाले स्टेप में क्या हुआ है, 2 ADP आए और उनका कन्वर्जन 2 ATP में हो गया, यानी कि जो चीज़ें लगी थी वो मिल गई वापस, उससे ज़्यादा मिली है, पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो तो मिल गया है ना। तो हम कहते हैं टोटल नेट गेन इन ग्लाइकोलिसिस हम कहते हैं 2 ATP, नेट गेन जो है वो हमें मिलता है। उसके साथ साथ 2 NADH भी है, जिसकी हम बातें करेंगे बाद में जब ओवरऑल एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे। ओवरऑल मतलब ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC को मिलाकर जब हम देखेंगे तब पता चलेगा पूरी एनर्जी कितनी मिली है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट क्या हुआ, फिर आउटपुट क्या हुआ, है ना। इनपुट एंड आउटपुट की बातें हम देखते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हम कहेंगे ग्लूकोज का इनपुट हुआ, तब जाके हमें मिला 2 पायरुवेट, ये आप मानते हैं 6 कार्बन का ग्लूकोज था, 3 कार्बन के 2 पायरुवेट मिले। सेकेंड बात क्या हुआ, 2 ATP का इनपुट हुआ, 2 ATP का इनपुट हुआ, उसके बदले ADP मिला, है ना, या फिर हम कह सकते हैं 2 ATP भी मिल गया, फाइनली लास्ट में तो मिल गया है ना, ये तो बीच की बातें बता रही हूँ मैं आपको। 2 ATP दिया गया, 2 ATP मिल भी गया, 2 NAD दिया गया और 2 NADH मिल गया, है ना। इस ऐसा हमारा सारा मतलब ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस अगर हम देखें ऐसा है, और उसमें से मेजर इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स 4 हैं, है ना, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो ये चार्ट आपके नोटबुक में होना चाहिए, ये कॉलम आपके नोटबुक में होना चाहिए, इनपुट क्या हुआ और आउटपुट क्या हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बातें करनी है हमें कि एंजाइम्स के ना कुछ रेगुलेशन होने चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए हेक्सोकाइनेज भर भर के ग्लूकोज 6 बनाया जा रहा है, हम खाते रहते हैं ना, तो हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को ब्रेकडाउन कर करके कन्वर्जन कर करके हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बनाया जा रहा है, सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वहाँ पे एनर्जी लग रही है ना, एक ATP लग रही है, तो वेस्ट ऑफ एनर्जी हो गया ना, जब ज़रूरत नहीं है सेल को तो क्यों बना रहे हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ऐसे चीज़ों के लिए रेगुलेटरी चीज़ें होनी चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए उसका। किसी ने तो उनको कहना चाहिए कि भाई रुक जाओ, ठीक है, आप अभी कुछ मत करो, आपको एनर्जी नहीं दिया जा सकेगा सेल में इतना ज़्यादा, ऑलरेडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑलरेडी सेल में बहुत ज़्यादा है, तो स्टॉप, ऐसा कहना चाहिए, है ना। तो पहली बात हम हेक्सोकाइनेज की कर लेते हैं, जो कि हम कर चुके हैं। हेक्सोकाइनेज का काम मैंने आपको बताया है, नामकरण ऐसा क्यों है उसका,
6 पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड करता है, किसके? ग्लूकोज के। प्रोडक्ट क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब हेक्सोकाइनेज को कौन रेगुलेट कर रहा है, यानी कि कौन कह रहा है भाई तुम शांत रहो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मत बनाओ, हो गया बहुत है सेल में? तो खुद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही कह रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा हूँ सेल में, मुझे मत बनाओ अब, है ना, मेरी कंसंट्रेशन है, तुम क्यों एटीपी बर्बाद कर करके मुझे बना रहे हो जब मैं ऑलरेडी सेल में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हूँ। तो वो खुद ही ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट खुद ही हेक्सोकाइनेज को क्या करता है? ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट एंजाइम हमने पढ़ा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के बारे में, है ना। तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम जो है, इसको इनहिबिट करने के लिए आते हैं एएमपी और एएमपी आते हैं, एएमपी और उसके साथ साथ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है इसको इनहिबिट करता है। ओके, तो इनको एक्टिवेट कौन करेगा? एटीपी, है ना। जब भी सेल में एटीपी होगी तो कहेंगे कि चलो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज तुम काम पे लग जाओ। सो एटीपी और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये दोनों जो है उसको पॉजिटिवली एक्टिव करेंगे, बोलेंगे चलो काम करो। एएमपी रहेगा तो उसको इनहिबिट किया जाएगा। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट रहेगा तो भी 2,6 बिसफॉस्फेट मतलब फ्रुक्टोज 6 कार्बन का है, सेकेंड और 6 पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा तो उसको कहेंगे फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। बिस का मतलब है बाय, यानी कि 2। ओके, थर्ड एंजाइम जिसको जिसका रेगुलेशन किया जाता है, रेगुलेटरी पर्पस है, वो है पाइरूवेट काइनेज। ओके, पाइरूवेट काइनेज को एटीपी और एलेनिन जो है ये ब्लॉक करते हैं, यानी कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, नेगेटिवली इनहिबिट करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, पाइरूवेट काइनेज को एटीपी और एलेनिन जो है इनहिबिट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा आप वेट करिएगा। एक कंफर्मेशन चाहिए हमें, मैं अभी आपका करेक्शन कर देती हूँ, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था। हेक्सोकाइनेज मैंने आपको बताया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ब्लॉक इनहिबिट करता है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को एएमपी और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है एक्टिवेट करता है, ये आपको मैंने बताया था। एटीपी और सिट्रेट जो है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को इनहिबिट करते हैं। ओके, रोकते हैं एटीपी और सिट्रेट। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो पाइरूवेट काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। एटीपी और एलेनिन जो है वो पाइरूवेट काइनेज को इनहिबिट करते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है वैसे आप नोट डाउन करिए, अगर आप पहले आपने नोट डाउन किया है तो उसको आप कट करिए, ठीक है। सो एलेनिन को एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस करेगा एलेनिन, किसका? पाइरूवेट काइनेज का, और उसको काम करने नहीं देगा, ठीक है। तो बहुत बार एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर बोल के भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। ओके, सो ये सारी बातें थी। कभी भी हम एंजाइम के रेगुलेशन को लास्ट में पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एग्ज़ाम के लिए रेगुलेशन ऑफ एंजाइम रेगुलेटरी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम राइटिंग मटेरियल है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा जो है राइटिंग मटेरियल आपको मेंशन देने वाली हूँ, ठीक है, प्रोवाइड करने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। नोट्स जिसे हम कहते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं आप, आपको नोट्स बनाने, एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वहाँ आपको नोट्स सारे लेक्चर्स के मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ग्लाइकोलिसिस क्लियर हुआ है। कोई भी किसी तरह का डाउट आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, रिपीट करके देखिए, बैक जाकर रुक कर फिर से देखिए। ओके, फिर मैं गारंटी के साथ कहूँगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं
ओके, बाकी जो फ्लो चार्ट है ग्लाइकोलिसिस का वो तो पूरा का पूरा आपको ड्रॉ करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। उसमें से जो इम्पॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट लेक्चर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।